ईबीएस फॉर यूपी टेट, सी टेट यानी यस टेट। ईबीएस का पेपर प्राथमिक विद्यालयों में टीचर बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और जीवन में भी महत्वपूर्ण होता है। ईबीएस में आपका सामाजिक विषय भी पूछा जाता है, आपसे विज्ञान भी पूछा जाता है। इस बात को ध्यान में रख के आपको सबसे पहले पढ़ाया जाएगा और तत्पश्चात आयोग द्वारा पूछा गया ईबीएस के पेपर का ही रिवीजन करवाया जाएगा। इसको हम रिवीजन फॉर ऑल एग्जाम्स के रूप में भी देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ जीएस फॉर ऑल एग्जामिनेशन के रूप में भी देख सकते हैं। आइए हम आज पहली बात करेंगे भारतीय राज्य जिसके पास समुद्री सीमा। भैया हम आपको अपने जीएस के वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो हैं वहां पे भारतीय राज्यों के बारे में परिचित करवा चुके हैं और यह राज्य जिनका हमने नाम लिया है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। आप अपने स्टडी रूम में 5 रुपये का ही नक्शा रखिए भारत का और आप देख लीजिए गुजरात। गुजरात जो है भारत के किस तट पे है आप लोगों को मालूम होगा कि किस तट पे है भैया। आप कहेंगे कि नहीं, गुजरात जो है भारत के पश्चिमी तट पे है, अरब सागर वाले एरिया में। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, फिर तमिलनाडु जो है पूरब की तरफ आ जाएगा भैया। आंध्रा भी पूरब की तरफ आ जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत में आंध्रा के ऊपर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं। अब हम बात करेंगे कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास समुद्री सीमाएं हैं। तो पहले भैया 5 था, इसलिए 5 था कि दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक हैं, दमन और दीव। तो दमन और दीव आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात के पास ही मिलेगा दमन और दीव। पुदुचेरी कहाँ पे मिलेगा भैया? तमिलनाडु और केरल के पास मिलेगा। इसको आप नक्शे में देखेंगे तो रोज बेटा नक्शा हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अमूर्त चिंतन भी आपको करवाना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में है। तो 9, 4, 13 ऐसे राज्य हैं जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास समुद्री सीमा है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। अब आइए बीओडी। बीओडी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको मालूम होगा कि प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की मात्रा कम हमें चाहिए, इसका मतलब हम शुद्ध वायु में रहते हैं, प्रदूषण कम है। और बीओडी की मात्रा अधिक जहां पे होगी, माने ऑक्सीजन की डिमांड जहां पे अधिक होगी वहां प्रदूषण अधिक है, और प्रदूषण अधिक है इस नाते वहां बीओडी की मात्रा अधिक है। तो भैया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड, और सबसे प्रदूषित नदी दामोदर में बीओडी की मात्रा बहुत अधिक है और कोई भी जलीय प्राणी उसमें जीवित नहीं रह पाता है, वहां प्रदूषण अधिक है। अब आइए वायरस संक्रमण से होने वाले रोग। देखिए ऊपर जो 2 क्वेश्चन आपके क्या थे? भूगोल से संबंधित थे। नीचे के 2 क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर ये तो विज्ञान से संबंधित है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का सम्मिश्रण ही पर्यावरण है। वायरस संक्रमण से होने वाले रोग, पर्यावरण को हम जानते हैं परिधन आवरण शब्द से मिलकर बना है, और हम 2 तरफ से सांस्कृतिक रूप से घिरे हैं और भौतिक, रासायनिक, जैविक रूप से हम घिरे हैं भैया। इस नाते जो है हमें इसमें इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, रानी शास्त्र के बारे में और विज्ञान के बारे में पढ़ना होगा।
वायरस संक्रमण से होने वाले रोग बड़ा कठिन होता है। एक कोटेशन है, किसी भैया ने दिया है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। रे से रेबीज, रेबीज जो है वायरस वाला रोग है। रेबीज कुत्ता काटने से होता है। खसरा, ख से खसरा, ह से हर्पिस त्वचा संबंधी रोग है। मे से मेनिंजाइटिस, ही से हमें हिट करके हेपेटाइटिस, फिर उसके बाद करके का मतलब कुछ भी नहीं है, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, एड्स भी वायरस जनित रोग है। चेच का मतलब चेचक, चेचक, चेचक जिसको हम कहते हैं चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, गलसुइया माता, उसके प्रकार हैं। ड से डेंगू, डेंगू भी वायरस से है। गलसुइया माता भी वायरस से है। इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा भी वायरस से है। और वायरस का संक्रमण जो है आप लोगों ने कोरोना संकट के समय देखा था, वो भी वायरस से है। तो भैया रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, छोटी माता, चेचक, डेंगू, गलसुइया माता, इन्फ्लुएंजा कोरोना वायरस से है। रोग मुख्यतः 3 चीजों से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं और प्रोटोजोआ से होते हैं। तो भैया इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। वायुमंडल की परतें भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती हैं। पहला क्षोभ मंडल है जिसमें मौसमी परिघटनाएं होती हैं। सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है आंधी, तूफान, वर्षा, गर्जन। समताप मंडल क्षोभ मंडल के बाद है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मंडल है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है लेकिन एनवायरमेंट में पूछा गया है भैया। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और वायुयान चालकों के लिए आदर्श होता है, क्योंकि इस मंडल में जब वायुयान चालक चले जाते हैं तो उन्हें आंधी, तूफान, वर्षा, गर्जन का सामना नहीं करना पड़ता है और उनका वायुयान जो है अच्छी तरीके से उड़ता रहता है। मध्य मंडल तीसरे नंबर की वायुमंडल की परत है। इसकी सार्वभौमिक विशेषता है सबसे ठंडी परत है। आयन मंडल, यहाँ पे सूर्य से जितना भी विकिरण आता है उसका अवशोषण इस मंडल द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये केमिस्ट्री की बात है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी दोनों मिली हुई है। सौर विकिरण का अवशोषण, रेडियो तरंगों का परावर्तन, यह आयन मंडल में होता है। बहिर्मंडल, रेडियो तरंगों का परावर्तन जिसके कारण मोबाइल और टीवी पे हम बहुत कुछ देखते हैं। रेडियो तरंगों के परावर्तन के फलस्वरूप ही हम मोबाइल पे बात भी कर पाते हैं, हमारा ये मैसेज आप सभी तक पहुंच जाता है। बहिर्मंडल बेहद कम वायु घनत्व और गुरुत्वाकर्षण कम होता है। बेहद कम वायु घनत्व और गुरुत्वाकर्षण कम होता है इसमें। और उपग्रहों की परिक्रमा, उपग्रह जितने भी हमारे सैटेलाइट होते हैं वो इसी मंडल में जो है स्थापित किए जाते हैं भैया। बहिर्मंडल में यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आभास नहीं होता है। अब आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस इतना इंपॉर्टेंट है कि खूब परीक्षा में पूछा गया है। सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में रोक लेती हैं और जाने नहीं देती हैं, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज कौन है भैया? जलवाष्प है। आप कहेंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जल का वाष्प के रूप में हमेशा जब सूर्य का उदय होगा तो जलवाष्प के रूप में बदलेगी भैया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन, मीथेन का सूत्र CH4 है। नाइट्रस ऑक्साइड
जिसको N2O कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, आर्गन इत्यादि गैसें जो होती हैं ये सूर्य से आने वाली गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में रोक लेती हैं और पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो इनको बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, सल्फर डाइऑक्साइड और आर्गन। अब भैया एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है किसके द्वारा हुई थी? इंदिरा गांधी सरकार में 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। अब बाघ दुनिया का लुप्त प्राय प्रजाति है और उसकी रक्षा के लिए, बाघ की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ये कहाँ आया था? सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आपसे कभी पूछा जाएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम हैली नेशनल पार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, बाद में ये नाम पड़ा, पहले हैली नेशनल पार्क। ऑप्शन में जिम कॉर्बेट न देके हैली नेशनल पार्क भी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। आप अच्छी तरीके से जान लेंगे 29 जुलाई को। अब देखिए प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? बहुत महत्वपूर्ण है भैया। देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिनकी लंबाई लगभग बराबर होती है और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। ये 0 डिग्री देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट है और 0 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री देशांतर। अगर यह आपका ग्रीनविच टाइम है, यह आपका ग्रीनविच टाइम है, यह आपका प्रधान यामोत्तर है, प्राइम मेरिडियन है, और यह 0 डिग्री देशांतर किससे होके जाती है? बार बार पूछा जा सकता है, तो भैया ये जाती है अटलांटिक महासागर से। और आपसे पूछा जाएगा इसके जस्ट अपोजिट वाला 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ये किस महासागर से होकर गुजरती है? काल्पनिक रेखाएं हैं, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, काल्पनिक रेखाएं हैं, तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रधान एवं प्रधान मेरिडियन ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलते हैं, इसके आधार पे हम आगे के प्रश्न को देखते हैं और उस स्थिति पे देखते हैं कि कितना प्रश्न आप लोग कर लेते हैं। तो चलिए टेस्ट का पहला प्रश्न, किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो भैया गुजरात का आप देख चुके हैं, मैं पढ़ा भी चुका हूँ। गोवा में भी समुद्री सीमा है, महाराष्ट्र में भी समुद्री सीमा है। भैया कहाँ पे नहीं है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में नहीं है, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो पहले का सी। दूसरा जो है एकदम आप देखिए, किस नदी के प्रदूषण स्तर की, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP, STP, BOD, WPL से। तो मैं आपको बता चुका हूं, यदि आपको याद आ रहा हो तो आप जो है ट्रिक कर लीजिए। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके विषय में मैं पूरा आपको बता चुका हूं। अब आइए अगला प्रश्न, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे सर आपने जो कोडिंग बताई थी रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई, उसमें से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो भैया आप ये जान लीजिए कि जुकाम, सर्दी जुकाम जो है वायरस जनित रोग है, आप आराम से कर लेंगे। यह क्वेश्चन बड़ा आसान है, सारे लोग कर लेने चाहिए। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में कृषि को जो है प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व। अब देखिए चौथा वाले प्रश्न में, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व,
तापमान, पवन, आर्द्रता, वृष्टि। तो भैया इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि अगर मानसून रहता है तो कृषि बिल्कुल प्रभावित होती है। इस नाते मानसून का संबंध, मानसून अच्छा है तो वर्षा होगी, और इस नाते वृष्टि, वृष्टि का मतलब वर्षा। ये चौथा वाला प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। इस प्रकार से जो हमने समझाया उसी आधार पे ये प्रश्न है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आप ही बताइए। अब आप कर चुके होंगे ट्रिक। आयन मंडल, आप आयन मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो मध्य मंडल, मध्य मंडल में आप जानते हैं वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और सारे मंडलों के बारे में बता चुका हूं। ग्रीन हाउस कौन सी गैस नहीं है? तो आप बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, मेथेन। तो सब गैसें जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस मैंने आपसे बताया कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में बड़ी सहायक होती है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। मैं पढ़ाया हूं, उसमें से एकदम बिल्कुल प्रश्न है। आप बढ़िया से वीडियो देखिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको मालूम है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां पे हुई थी? तो आप कहेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पे खींची गई है? तो भैया सारी रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। इसका सही आंसर होगा, आप समझ चुके होंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान यामोत्तर मतलब ग्रीनविच टाइम। इस प्रकार से आप हमारी वीडियो को देखें और आपको सबसे पहले नाले दिया जाएगा, और नाले देने के बाद आपके ही आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न दिए जाएंगे। और यहाँ पे ईबीएस की पूरी कक्षा और सोशल स्टडी की पूरी कक्षा विद सारे पेपरों सहित, और जीएस में आपको अपने पुराने वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जीएस फॉर ऑल एग्जाम, उसकी वीडियो आप देख लीजिए। और उसके बावजूद आपकी एकदम मात्र 90 दिन की क्लासेस में यूपी टेट के हर प्रश्न इन्हीं वीडियो से आएंगे। आप ध्यान से देखिए, और 90 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 60 नंबर का सोशल हिस्ट्री आता है और 30 नंबर का ये पेपर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।